कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें आपका ये छठा चैप्टर है मार्गदर्शन यानी कि डायरेक्टिंग। कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंध में दिशा निर्देश करना, वो जो कार्य कर रहे हैं उनकी देखरेख करना, उनको आदेश देना, निरीक्षण करना, तो ये सारी चीज़ों का समावेश मार्गदर्शन के अंतर्गत आता है। मार्गदर्शन का अर्थ दिया हुआ है। सबसे पहले सामान्य अर्थ दिया है कि मार्गदर्शन अर्थात कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनको उनके कार्य से परिचित कराना, कि उनको जो कार्य करना है वो कार्य उन्हें बताना, उनकी देखरेख करना और उनके कार्य उत्साह को बनाए रखना कि उनकी कार्य क्षमता बनी रहे, इस प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित करना। दूसरा अर्थ दिया है कि कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य अर्थात मार्गदर्शन, यानी कि जो भी इकाई का उद्देश्य है या लक्ष्य है या ध्येय है, उसे प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को जो भी मार्गदर्शन दिया जाता है कार्य से संबंधित, उसे मार्गदर्शन कहते हैं। कुंतज एवं ओडनल ने अर्थ दिया है, व्याख्या दी है मार्गदर्शन की, कि अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना और उनकी देखरेख करने का नाम मार्गदर्शन है। अधीनस्थ यानी कि जो अधिकारियों के नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देना और उनकी देखरेख करने का काम मार्गदर्शन का होता है। मार्गदर्शन यह ऐसा कार्य है जो निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायकों को आदेश देकर उनका निरीक्षण करता है। कि मार्गदर्शन के अंदर इस प्रकार से कार्यों का समावेश होता है कि जो भी सहायक हैं उनको आदेश दिया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि जो भी इकाई का उद्देश्य है वो आसानी से प्राप्त किया जा सके। उसके बाद मार्गदर्शन का लक्षण आता है, जिसमें पहला पॉइंट है उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। तो मार्गदर्शन का उद्देश्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करने का है, जिससे जो भी व्यवसाय का लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो इसलिए मार्गदर्शन यह उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है संचालन के सभी स्तरों पर होता कार्य, जिसके अंतर्गत मार्गदर्शन यह संचालन के सभी स्तरों पर होने वाला कार्य है। उच्च अधिकारी अपने नीचे कार्य करने वाले जो विभागीय अधिकारी हैं उनको लक्ष्य यानी कि उद्देश्य, नीति, जो प्रबंधकीय बातें होती हैं उससे संबंधित मार्गदर्शन देते हैं। उसी प्रकार निम्न स्तर पर जो निरीक्षक होते हैं, जोबर होते हैं, फोरमैन होते हैं, उनको सूचना तथा आदेश दिया जाता है। जोबर और फोरमैन उनके नीचे काम करने वाले श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उन्हें उस प्रकार कार्य संबंधी मार्गदर्शन देते हैं। तो इस प्रकार उच्च स्तर से निम्न स्तर तक मार्गदर्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रमिक हैं या मजदूर हैं उन्हीं को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, लेकिन जो अधिकारी होते हैं उन्हें भी मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा लक्षण आता है निरंतर प्रक्रिया। तो मार्गदर्शन यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक इकाई में कार्य होता रहता है, प्रवृत्तियां चलती रहती है, तब तक उस संबंधी कार्यविधि संबंधी, नीति संबंधी, प्रबंधकीय बातों संबंधी मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मार्गदर्शन यह निरंतर प्रक्रिया है। चौथा लक्षण है कार्यों की देखरेख। तो मार्गदर्शन देने का उद्देश्य मार्गदर्शन के अनुसार कर्मचारी कार्य करते हैं या नहीं, यह देखने का होता है। मार्गदर्शन सिर्फ ये आदेश देना या दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया नहीं है कि आदेश दे दिया कर्मचारियों को कि तुमको इस प्रकार से काम करना है, या फिर बता दिया कि ये काम करना है, उतने तक ही मार्गदर्शन सीमित नहीं है। लेकिन जो हमने आदेश दिया है, जो अधिकारी आदेश देते हैं, सूचनाएं देते हैं, उसके अनुसार कार्य होता है कि नहीं,
ये देखने का कार्य मार्गदर्शन के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि कार्यों की देखरेख की जाती है। 5वां पॉइंट है विशाल कार्य क्षेत्र। मार्गदर्शन का कार्य क्षेत्र विशाल होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। इसमें कर्मचारियों को मात्र मार्गदर्शन या दिशा निर्देश ही नहीं दिया जाता, बल्कि संचालकों द्वारा इकाई के लिए निर्णयों की उचित समझ देकर निर्णयों का प्रभावशाली अमल हो, इसके लिए प्रयत्न किया जाता है कि इकाई का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से उसे सिद्ध करना है, किस प्रकार से लाभ कमाना है। ये सारी चीज़ें कर्मचारियों को या संचालकों जो संचालक हैं वो समझाते हैं। तो इस प्रकार मार्गदर्शन का कार्यक्षेत्र विशाल है, सिर्फ दिशा निर्देश करना ही नहीं है। 6वां पॉइंट है सूचना संचार। मार्गदर्शन में कर्मचारियों को आदेश तथा निर्देश देने के लिए कार्यक्षम सूचना संचार पूर्व शर्त माना जाता है। यदि सूचना संचार की प्रक्रिया व्यवस्थित न हो तो उचित समय पर योग्य कर्मचारी को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता है। कि जो सूचना संचार है, जो सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, अगर वो उचित नहीं होगी तो मार्गदर्शन योग्य रूप से नहीं किया जा सकता है। 7वां पॉइंट है प्रोत्साहन। तो कर्मचारियों से अधिक अच्छा कार्य करवाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन देना आवश्यक होता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने के लिए उच्च अधिकारी व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे मार्गदर्शन से कर्मचारियों के प्रश्न और दुविधाएं दूर होती हैं, उनमें विश्वास का संचार होता है, जिससे अधिक अच्छा कार्य करने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है। कि जो अधिकारी हैं वो कर्मचारियों को व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली जाकर के उन्हें मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो अधिकारी उसके पास जाकर के उसे स्वयं जाकर के पूछे कि हाँ तुम किस प्रकार से कार्य कर रहे हो, किसी प्रकार की तुम्हें समस्या तो नहीं है, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, तो वो कर्मचारी अपनी समस्या अपनी दुविधाएं हैं वो आसानी से हल कर सकता है और उसे प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। उसके बाद 8वां पॉइंट है निम्नगामी प्रवृत्ति। तो मार्गदर्शन यह निम्नगामी प्रवृत्ति है, ये हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए यह निम्नगामी प्रवृत्ति है। जो उच्च संचालक हैं वो मध्य स्तर के अधिकारियों को मार्गदर्शन देते हैं, मध्य स्तर के अधिकारी निम्न स्तर के कर्मचारियों को मार्गदर्शन देते हैं, यानी कि निम्नगामी प्रवृत्ति है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। और आखिरी पॉइंट आपका 9वां पॉइंट आता है संचालकीय कार्य। तो संचालन के विविध कार्य जैसे कि आयोजन, प्रबंध, कर्मचारी व्यवस्था, संकलन, सूचना प्रेषण और नियंत्रण के साथ मार्गदर्शन का कार्य भी जुड़ा हुआ होता है। कि ये तमाम कार्यों में देखरेख करने की आवश्यकता होती है, दिशा निर्देश देने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार मार्गदर्शन यह संचालकीय कार्य में जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपके ये मार्गदर्शन के लक्षण पूरे होते हैं।